नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पर। और आज करें हम स्टैटिक जी के 15 मिनट शो की 5th क्लास। इससे पहले हमने 4 क्लास कर लिए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और आज की जो 5th क्लास है इसमें लगभग 60 प्लस क्वेश्चन होने वाले साथियों। तो अगर बिना स्किप करते हुए देखते तो आपके सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और 50 मिनट के अंदर हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। और देखिए आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयुष्मान भारत का संबंधित किससे, जो आयुष्मान भारत है किससे संबंधित है। तो आई होप कि आपको अच्छे से पता है कि आजकल बहुत ये चर्चा में आयुष्मान। तो ये किससे संबंधित है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है साथियों, स्वास्थ्य से संबंधित। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए जो आयुष्मान है ये योजना भारत में कब आई। तो भारत में इस योजना को कब लागू किया गया था, तो वो किया गया था दोस्तों 23 सितंबर 2018 में। कब किया गया था इसको लागू, 23 सितंबर 2018 में। पूछ ले कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी साथियों झारखंड की जो कैपिटल यानी झारखंड की जो राजधानी है रांची से इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। इसको लॉन्च किया गया था वहां से, इसको लॉन्च किया गया था कब, 23 सितंबर 2018 के तहत। और इस आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक व्यक्ति 5 लाख तक का फ्री में उपचार यानी अपना इलाज करवा सकता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि मैन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो मैन कैंप नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, हिटलर। तो हिटलर किस देश से संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए, किस देश से संबंधित है। तो ये तानाशाही शासक थे और ये कहां से है, जर्मनी से। कहां से है साथियों, ये जर्मनी से। और इनकी जन्म और मृत्यु आपको वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। तो हिटलर का जन्म कब हुआ था साथियों, तो इसका हुआ था 1889 में। कब हुआ था, 1889 में। और इनकी मृत्यु कब होती है, 1945 में। ये भी आपको याद रखना साथियों, 1945 में इनकी मृत्यु होती है। और इनका जन्म कब होता है, 1889 में। और हिटलर का संबंध किस देश से है, जर्मनी देश से है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे, देखिए साथियों इसने ऑप्शन 4 दिए हैं, अमिताभ घोष, अरुंधति राय, अरविंद आडिया और महाश्वेता देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी अरविंद आडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो नीति आयोग है इसके प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर वही होंगे। तो अब नीति आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। अब देखिए जो नीति आयोग है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी, ये भी देखिए साथियों। नीति आयोग इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 से। साथियों याद रखनी, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है। तो जो सबसे अधिक वायु प्रदूषण को उत्पन्न करता है तो वो कौन सा, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या धुआं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक वायु प्रदूषण करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है। तो पौधे के लिए अति आवश्यक कौन सा हो जाएगा, तो पौधे के लिए अति आवश्यक जो जल होता है, क्योंकि पौधा जल कहां से लेता है। जैसे देखिए साथियों, जैसे ये कोई पौधा है तो ये जल कहां से लेता है, ऐसा तो है नहीं ये डायरेक्ट ऊपर से लेगा। तो ये जो भी जल लेगा वो कहां से लेगा, तो ये लेगा पृथ्वी से। और पृथ्वी से जो जल ऊपर आता है वो किसके तहत आता है, वो होता है कोशिका जल के तहत। किसके तहत, कोशिका जल के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा को किस स्थिति के तहत भंग किया जाता है, देखिए ऑप्शन है जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हो, जब संवैधानिक तंत्र असफल हो, जब उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा साथियों, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है साथियों, इसका एक नाम है स्थायी सदन। स्थायी सदन क्या होता है, जो कभी भी भंग नहीं होता। तो देखिए राज्यसभा
जो राज्यसभा सदन है ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 80 के तहत। राज्यसभा किसके तहत आता है साथियों, राज्यसभा के आता आर्टिकल 80 के तहत। और एक जो सांसद होता है जो चुन के जाता है उसका एक राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। कितना होता है साथियों, 6 वर्ष। और लोकसभा का 5 वर्ष। ये आपको याद रखना साथियों, लोकसभा का कितना होता है, 5 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। और इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर। और राज्यसभा के लिए 25 ईयर। और यह साथियों आपको याद रखना, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है साथियों, उपराष्ट्रपति। और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, इसी के जो सदस्य चुनकर आते हैं उन्हीं में से एक को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। तो प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था, तो देखिए इसका क्या था, ऑप्शन सी यानी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी क्या किया था, प्रार्थना समाज का गठन किया था। और इंपॉर्टेंट बनता है कि इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था साथियों याद रखना 31 मार्च 1867 के अंदर। 31 मार्च 1867 के अंदर प्रार्थना समाज का गठन किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगला देखिए क्या है, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया गया था। तो इसका इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, बताइए संविधान सभा ने संविधान का जो प्रारूप या संविधान को कब एक्सेप्ट किया था, संविधान ने कब किया था, तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए यानी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान का जो प्रारूप था उसको क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। अब देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ साथियों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए साथियों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो सबसे पहले तो 389 थे साथियों। जब संविधान का स्टार्टिंग में इसके जो सदस्य चुने गए वो कितने थे, 389। 389 में से पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद कितने बच गए थे, तो ये बच गए थे साथियों 299। यानी जो 90 सदस्य हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो 289 सदस्य बचे थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए संविधान पर कितने लोगों के हस्ताक्षर है, तो कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं ये भी आपको याद रखना है। तो कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं, 299 में से 284 लोगों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं संविधान के ऊपर। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन कितने लोग प्रेजेंट थे, 284 लोग। और ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, बताइए संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 महिलाएं थी। ये अभी आपको याद रखना है कि कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं। और संविधान लागू कब हुआ था साथियों, तो देखिए लागू हुआ था, ये लागू तो देखिए साथियों 26 नवंबर को ही हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस दिन 15 आर्टिकल उसी दिन क्या कर दिए जाते हैं, 15 आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं। परंतु पूर्णतः संविधान लागू कब होता है, पूर्णतः यानी पूरे का पूरा संविधान लागू कब होता है, ये पूर्णतः होता है 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 के अंदर पूर्णतः संविधान लागू हो जाता है। और 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू हो जाते हैं, 15 आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया है, तो ये बताना किसमें से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किसमें से अपनाए गए हैं, तो यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड यानी आयरिश के संविधान से। कहाँ से साथियों, आयरिश के संविधान से ये ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था। बाजार नियम बताना साथियों, बाजार नियम है ये किसने प्रस्तुत किया था। देखिए एडम स्मिथ, जेबी से ने, या टी.आर. माल्थस ने, या डेविड रिकार्डो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जेबी से ने। और जेबी से का फुल नाम क्या है साथियों, याद रखना, जेबी से का। तो जेबी से का पूरा नाम क्या हो जाएगा, जीन बोप टिस्टे से।
ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी एक पुस्तक थी साथियों, जो बुक थी इनकी, बुक क्या है, तो बुक देखिए, उस बुक के अंदर इन्होंने इनके नियम लिखे थे, तो वो बुक का नाम पूछ ले तो क्या जाएगा, ट्रेट डी इकोनॉमिकल ट्रेट डे इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। ये इनकी पुस्तक थी साथियों, किनकी, जेबीशे की। और उसमें क्या उस पुस्तक का क्या नाम था, ट्रेट डी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। और ये कब प्रकाशित की थी, इन्होंने की थी ये प्रकाशित 1803 में, 1803 में प्रकाशित की थी। इसमें क्या थे, बाजार नियम, बाजार रूल थे, यानी बाजार के जो रूल होते हैं साथियों वो किसमें थे, तो वो थे जेबिशा की पुस्तक थी ट्रेट डी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, जो 1803 में प्रकाशित की गई थी, ये याद रखना। तो बाजार नियम किसने प्रस्तुत किए थे, ये याद रखना, जेबिशा ने। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या है कि निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की दो भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता साथियों, ऐसे कौन है जिन्होंने दो अलग अलग साइंस की शाखाओं में क्या किया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो वो जाएंगे साथियों मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी को दो अलग अलग शाखाओं में कब मिला, तो देखिए मैडम क्यूरी को जो प्रथम नोबेल मिलता वो मिलता 1903 में, किसमें मिलता साथियों, फिजिक्स में। दूसरा इनको नोबेल पुरस्कार मिलता 1911 में, वो किसमें मिलता है, केमिस्ट्री यानी रसायन में। तो ये तो जाता है। और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी प्रथम कौन है, मैडम क्यूरी। अब देखिए नोबेल पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, क्या पता इन्हीं में से परीक्षा में पूछा जा सके। तो सबसे पहले देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो नोबेल पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात आ जाए तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी की गई थी 1901 में। कब की थी साथियों, 1901 में। अब देखिए 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब नोबेल पुरस्कार कितने भागों में मिलता है, यानी कितने साइंस के कितने पार्टों में मिलता है, कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, 6 क्षेत्र में। पहले 5 में दिया जाता था, बाद में इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया था। ये आपको कमेंट करके बताना है, वो जो 6ठा क्षेत्र जोड़ा था वो कब जोड़ा था और कौन सा क्षेत्र था। अब देखिए, अब आती भारत की बात। भारत में अब तक कुल कितने नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, भारत में अब तक कुल 10 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं साथियों, ये आपको याद रखना है। कितने मिल चुके हैं, 10। प्रथम कब मिला था, तो प्रथम मिला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर से याद रखना साथियों, एशिया का प्रथम इन्हीं को मिला था। पूरे एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। और अब तक कितने मिल चुके हैं, 10 नोबेल पुरस्कार भारत को मिल चुके हैं। आगे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के बच्चों आते हैं। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है साथियों सब पढ़े सब बढ़े, यानी समग्र शिक्षा, यानी सब पढ़े लिखे हो। इसके अंतर्गत किस वर्ग के बच्चे आते हैं, तो देखिए साथियों इसके अंदर आते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक शिक्षा दिलानी अनिवार्य है। तो ये कब लागू किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लागू किया गया था साथियों 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन था साथियों। अगर पंचवर्षीय योजना पूछ ले, किस पंचवर्षीय योजना के तहत सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया था, न कि आपसे संविधान संशोधन छोड़कर पंचवर्षीय योजना पूछ ले, तो वो कौन सी हो जाएगी साथियों, 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 9वीं कब से कब तक थी, 1997 से 2002 तक, यानी 1997 से लेकर 2002 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है। जो सुंदरवन के जंगल है इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है साथियों मैनग्रोव। इन जंगलों को क्या कहा जाता है, मैनग्रोव, जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है देखिए, शोर को किस में मापा जाता है। शोर मीन्स होता है साथियों ध्वनि, आवाज, साउंड, ये किस में मापा जाता है, तो ये किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। इसमें मापा जाता है साथियों डेसिबल में। अब देखिए आम
बातचीत करने के लिए कितने डेसिबल ध्वनि चाहिए? तो वो चाहिए साथियों 45 dB यानी डेसिबल। तो कितने डेसिबल चाहिए साथियों? 45 dB। 45 dB आपको नॉर्मल बातचीत करने के लिए कितने dB की आवश्यकता होती है? 45 dB की। अगला देखिए साथियों क्या है? अगला, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल किसको किस में बदलता है? जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वो किस में, देखिए जैसे मान लेते हैं ये प्रकाश विद्युत सेल है, ये क्या करता है? सीधे प्रकाश को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो किस में बदलता है? ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के नेत्र को स्वच्छ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो देखिए नेत्र से के लिए आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? विटामिन ए। तो विटामिन ए आ जाएगा नेत्र के लिए, और विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और पीछे वाली क्लास में साथियों मैंने आपको करा दिया था विटामिन के नाम याद करने की एक ट्रिक। तो क्या जाएगा इसका? ऑप्शन ए रेटिनॉल। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना साथियों, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? ये इसका आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं। अगला देखिए, मनुष्य के हृदय के कक्षकों की संख्या है। तो मनुष्य का हृदय वो कितने कक्षकों का है? तो वो है साथियों 4 कक्ष का। तो ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा, क्या है? 4 कक्षकों का। अगला देखिए, स्रवग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? देखिए एक स्रवग्राही होता है और एक स्रवदाता होता है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होता। ग्राही मीन्स होता है लेने वाला, ग्राही मीन्स कौन होता है? लेने वाला। तो सब ग्रुपों से जो ब्लड को लेता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रुप ए बी। तो देखिए ग्रुप, वैसे ग्रुप कितने हैं साथियों? 4 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप हैं। क्या क्या है? पहला क्या हो जाएगा? ओ, दूसरा हो जाएगा ए, तीसरा हो जाएगा बी, और चौथा क्या हो जाएगा? ए बी। और इनमें भी दो होते हैं, जैसे ओ है, एक होता है ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ नेगेटिव, एक होता है ए पॉजिटिव और एक होता है ए नेगेटिव, और एक होता है बी पॉजिटिव और एक होता है बी नेगेटिव, और एक होता है ए बी पॉजिटिव और एक होता है ए बी नेगेटिव। ये होते हैं। और सबसे कम खून कौन सा मिलता है साथियों? ओ नेगेटिव मिलता है। ओ नेगेटिव को खून की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो देखिए सर्वग्राही कौन हो जाएगा? ए बी। अगर सर्वदाता पूछ ले, सर्वदाता, तो सर्वदाता कौन हो जाएगा साथियों? सर्वदाता होता है ओ वाले। ओ वाले क्या होते हैं? सभी को ब्लड दे सकते हैं पर सभी से नहीं ले सकते। तो ए बी वाले क्या होते हैं? सभी से ले सकते हैं, सभी से क्या कर सकते हैं? ये ब्लड को ले सकते हैं। तो सभी साथी अपना अपना ब्लड ग्रुप में कमेंट जरूर करें साथियों कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपना ब्लड ग्रुप जरूर कमेंट में शेयर करें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो खालसा पंथ, जो खालसा पंथ है, इसकी नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो वो थे साथियों 10वें गुरु। सिख धर्म के कौन से थे? 10वें गुरु। और सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? 10 ही गुरु हुए थे साथियों। कितने हुए थे? 10 हुए थे। पहला कौन था? तो गुरु नानक। तो पहले कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। और 10वें कौन हो जाएंगे साथियों? तो 10वां कौन हो जाएगा? तो 10वां हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। 10वें कौन हो जाएंगे? तेग बहादुर। इन्हीं ने क्या की थी? खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर, जो क्या है 10वें गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था साथियों बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये आ जाती साथियों आज की क्लास की हमारी अंतिम स्लाइड। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपको कुछ सीखने को मिलता तो साथियों क्लास को लाइक कर देना,
शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी अच्छी लगी, और आपका वर्ल्ड ग्रुप जरूर शेयर करना साथियों, पता चले कि हमारे स्टूडेंट किस किस वर्ल्ड ग्रुप के हैं। और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं स्टैटिक जीके की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अलविदा। इतना ही साथियों, जय हिंद, जय भारत।